नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप बाज़ारों को देख रहे हैं तो बाज़ार लगातार जो है नीचे की तरफ टिल्ड होते जा रहे हैं और ये लग रहा है कि मार्केट अब डर रहे हैं। ये बाज़ार आखिर डर क्यों रहे हैं? क्या लेवल्स हो सकते हैं बाज़ारों के नीचे की साइड में अगर बाज़ार में थोड़ा करेक्शन आता है? करेक्शन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो पिछले 9 दिनों का कंसोलिडेशन मार्केट में चल रहा था, जो कि चाइना के साथ ट्रेड डील की जो उम्मीद आई थी और ये जो कोई खबरें आई थी, उस दिन जो हाई लगाया था निफ्टी ने, आज कमोबेश उसके लोअर पॉइंट पर क्लोज हुआ है और करीब 9 से 10 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसके बिल्कुल लोअर बैंड पर यानी 25,355 पर हमारी क्लोजिंग आई है, जो कि इन पूरे 9 से 10 दिनों के बीच में हमारी सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग है। तो क्यों लग रहा है कि मार्केट में गिरावट हो सकती है? साथ में अगर आप देखिए तो दुनिया भर की जो ट्रेड डील्स है वो भी कोई बेहतर तरीके से पैन आउट नहीं हो रही है। एक प्रकार से अगर आप देखिए तो लग ये रहा है कि दुनिया भर में लड़ाई, जो ट्रेड वॉर थी, वो धीरे धीरे फिर से जन्म ले रही है। जैसे आज सुबह आपको पता ही होगा कि ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया। अभी 4-6 दिन के अंदर पहले ही कई सारे देशों पे टैरिफ लगाया गया। 14 अलग अलग राष्ट्रों के ऊपर 45%, 30% करके टैरिफ लगाया गया। तो दुनिया डर रही है, इंडियन मार्केट भी डर रही है और उस डर का खामियाजा ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट धीरे धीरे करके आपका नीचे जा रहा है। अगर आप कुछ स्टॉक्स की चर्चा करिए, अगर आप स्टॉक्स देखिए तो स्टॉक्स में जैसे आज डिफेंस में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, काफ़ी स्टॉक्स डिफेंस के गिरे हैं। साथ में अगर आप बात करिए इंफ्रा स्टॉक्स में कुछ नई तेजी दिखाई पड़ रही है। फार्मा स्टॉक डर रहे हैं। इनके मेन कारण क्या है? इनका मेन कारण ये है कि अगर आप डिफेंस का कारण देखिए, क्योंकि मल्टीपल कारण है इसमें बाजारों में, जो बाजार कहीं नहीं जा रही है और अब थोड़ा थोड़ा करके टिल्डिंग जो है बाजारों की नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। कुछ एक कारण पे अगर आप नजर डालिए तो पहला कारण ये लगता है कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, तो जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अगर भारत जो डील कर रहा है अमेरिका के साथ ट्रेड डील, उसमें जो भारत सबसे ज्यादा खरीद सकता है अमेरिका से वो रक्षा उत्पाद हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम रक्षा उत्पाद विदेश से अभी भी हम खरीदते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े खरीदार जो रक्षा उत्पाद के हैं वो हम ही हैं, भारत ही है, और वो डिफरेंट देशों से खरीद रहा है। इसमें हम, जाहिर सी बात है, इनमें हम कई सारे देशों का उपयोग करते रहे हैं। फ्रांस से हमने राफेल खरीदा है, बहुत सारे रक्षा उत्पाद हमने रूस से खरीदा है, अमेरिका से भी खरीदारी करी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका से जो खरीदारी का क्वांटम है वो अब बढ़ जाएगा इस डील के बाद। अगर ये डील फाइनलाइज होती है, वैसे लगातार इस पर खबरें आ रही हैं कि डील आज हो जाएगी, डील कल हो जाएगी, मिनी डील हो जाएगी, लेकिन कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है और मार्केट लगातार साइडवेज रहे हैं इस डील के डर के नाते। और अब वो एक करेक्टिव फेज में भी जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें जो नए घर खुल रहे हैं वो बाजारों में 25,200 की रेंज बनती हुई दिखाई पड़ती है। लेवल्स की चर्चा मैं अभी फिर से करूंगा, लेकिन जिस तरह से डिफेंस स्टॉक को लेकर के जो डर पैदा हुआ, वो यही डर पैदा हुआ है कि शायद अब आप रसिया से कम खरीदें, शायद आपको यूरोप से कम खरीदें आप, और वो सारा का सारा माल जो है आप अमेरिका से खरीदें। एक बात। दूसरी चीज है, चलो बाहर से खरीदते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भारत की कंपनी है, यानी जो भारत की सरकार भारत की कंपनियों से जो डिमांड करती है, वहां पर भी कमी हो सकती है कि उसकी जो डिमांड है वो अमेरिका से ज्यादा होने लग जाए, इंडिया से कम होने लग जाए। और इसके नाते जो पिछले बुल रन रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर डिफेंस स्टॉक्स में, वहां पर थोड़ा सा पैची हो रहा है वो मार्केट, थोड़ा सा जो है मुनाफा वसूली जरूर दिखाई पड़ रही है। अगर आपका व्यू लंबा है, आप साल भर या 2 साल के व्यू पे रखते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये स्टॉक्स वापस से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका व्यू बेहद छोटा है, अगले 10 दिन, 15 दिन, महीने का व्यू है, या इस डील को लेकर के है, तो डील का एक दबाव जो है डिफेंस सेक्टर को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है और उस दबाव में अगले 15 दिन, 20 दिन हो सकता है थोड़ी मार्केट यहाँ पर डिफेंस की खराब दिखाई पड़ जाए। तो वो एक पहलू है जिसमें आज डिफेंस में आपने गिरावट देखा। सारे स्टॉक, चाहे वो सोलर इंडस्ट्री है, बीईएल है, एचएल है, सब में एक ठीक ठाक सी गिरावट आप देख रहे हैं टॉप से हुई है। इंफ्रा स्टॉक्स की बात करिए तो इंफ्रा स्टॉक्स में इसलिए गिरावट हो रही है क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 दिनों में देखेंगे तो बहुत सारे, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट जगहों पर, जैसे एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र में हुआ है, साउथ में कुछ जगहों पर हुआ है, कई सारे, जैसे गुजरात में हुआ है, एक पुल बड़ोदरा में गिरा है, चलता हुआ पुल था, वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हुई है। जो आपका महाराष्ट्र में है, जो नागपुर हाईवे है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कुछ एक बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर जो हाईवे उद्घाटन किए गए, उनकी सड़कों के टूटने की खबरें हैं। तो सोशल मीडिया इस समय भरा हुआ है, कई सारी जगहों से, अलग अलग स्टेट्स में ये चीज़ें दिख रही हैं, एमपी में भी दिखा है। तो कई सारी जगहों पर, इवन जो है बंगाल की साइड में भी कुछ एक घटना हुई है, छोटी सी घटना हुई है, बहुत सारी। तो यानी
कहीं ना कहीं बड़ी और छोटी घटनाएं हो रही हैं। पुल का गिरना, नए नए जो आपके उद्घाटन हुए हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, जो आप ओवर ब्रिजेस हैं, अगर वो इस तरह से कोलैप्स हो रहे हैं या वहां पर कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर वापस से कई सारे बड़े कठिन रेगुलेशंस आ सकते हैं। अगर ये कठिन रेगुलेशन आए, पहली चीज है ये साफ साफ दिखाता है कि भ्रष्टाचार इस देश का किस स्तर पर है। किसी को डर नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं और अल्टीमेटली कुछ सजा वजह होती नहीं है इस देश में। आप अब देखिए इस टाइम अगर जिस तरह की स्थिति रही है पिछले साल 2 साल या 10 साल में, कुछ नहीं बदला है और उसके पहले से भी स्थिति में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सरकारें बदलती हैं, स्थितियां कमोबेश उसी तरह बनी हुई हैं, कुछ बड़े परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, चीजें उसी तरह से हैं। हर सरकार में जांच होती है, पुल गिरते हैं, लोग मरते हैं, इस सरकार में भी हुआ है, पहले भी हुआ है, आगे भी हो सकता है, क्योंकि यही टेंडेंसी बनी हुई है। जितने भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, धांधली होती है, खबरें आती हैं, दब जाती हैं, जांच होती है, एक आधा अधिकारी को कुछ हो जाता है, नेता लोग को कुछ होता नहीं है और फाइनली सब मामला रफा दफा हो जाता है भारत में। और जनता उसको सोचना भी बंद कर चुकी है, वो इसके यूज टू हो चुकी है। दुनिया में हर देश में ऐसा नहीं होता है, हमारे देश में इसकी कुछ ज़्यादा ही परंपरा विकसित हो गई है। चाहे वो जिस भी मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, रेलवे के मामले में हो, कहीं भी हो, हर जगह यही चल रहा है। अब फिलहाल अगर 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है गुड़गांव में, दिल्ली में, जिस ढंग से बारिश है और आप देखिए वहाँ पे स्थिति खराब है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है जिस तरह से पानी भरे हुए हैं जगहों पर। तो अल्टीमेटली आप टैक्स पे करते हो, अल्टीमेटली चीजें पे करते हो और आपको वो नहीं मिलती है। खैर, नागरिक के रूप में बात करना यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है। इंफ्रा कंपनियों के लिए बात की जाए तो जिन्होंने भी जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपको कुछ कड़े कायदे दिखाई पड़ सकते हैं। अगर दिख जाए तो अच्छी बात है कि उनकी जांच की जा सकती है और जाहिर सी बात है कि उनमें फिर डील्स जो हुई हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी सजा हो सकती है, कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और उसमें कुछ बैंकों का पैसा मर सकता है, यानी उनका एनपीए क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर कहीं पर कोई पुल गिर गया या कोई चीज़ हो गई तो फिर एनपीए हो जाएगा, वो पैसा तो रिकवर नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो इंफ्रा कंपनियों में पिछले 2-4 दिन रहे हैं वो अच्छे नहीं गुजरे हैं न्यूज़ को लेकर के और इसलिए इंफ्रा कंपनियों में आपने एक तरफा गिरावट देखी है। साथ में बैंकिंग को लेकर के जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। जब इस तरह की मामला गड़बड़ होगा तो बैंकिंग कहाँ से चलेगा? बैंक्स तो ही तो लोन देते हैं, बैंक ही तो पैसा देते हैं और फिर उन्हीं का पैसा फाइनली मरेगा। ठीक है, आप बिल्डर को पकड़ के जेल हो जाएगी, कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, बट पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो पुल के ऊपर गाड़ी के चलने से, टोल से निकलता ना, वो तो नहीं निकला है, तो अल्टीमेटली तो बैंक का तो पैसा गया। तो मुद्दा ये है कि इन चीज़ों को लेकर के भी मार्केट थोड़ा टेंशन में है। साथ में अगर ट्रेड डील को आप देखिए तो ट्रेड डील की स्थिति क्या दिखती है? कुछ नहीं दिखती है। उधर से अमेरिका से खबर आ जाती है, आज शाम को डील हो जाएगी, कल शाम को डील हो जाएगी, परसों डील हो जाएगी, होती नहीं है। बार बार ये खबरें आ रही हैं, आप टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अब जैसे ब्राजील के ऊपर 50% टैक्स लगाने का दबाव भारत में क्यों नहीं रहेगा? जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम ब्रिक के साथ हैं और चूंकि हम उसके फाउंडिंग मेंबर हैं और उनके ऊपर 10% की बात की गई, लेकिन आपने 45% सबके ऊपर टैक्स लगाया, ब्राजील के ऊपर 50% लगा दिया, किसी के ऊपर 35% लगाया, ब्राजील के ऊपर 50% लगाया। तो अब इसका असर ये होगा कि हम डर रहे हैं, भारतीय बाजार भी डरेगी, जो निवेशक है वो भी डरेगा कि कितना टैक्स आएगा और किस पहलू पर कितना वो बदल जाएगा। वो एक तकलीफ भरी स्थिति है। फार्मा में भी गिरावट बनी हुई है। फार्मा में गिरावट के पीछे भी यही कारण है कि टैक्स किस तरह के आएंगे, क्योंकि फार्मा के ऊपर अलग से ही प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते रहे हैं कि वो फार्मा को लेकर के नए टैक्सेज अनाउंस करेंगे और अगर नए टैक्सेज फार्मा पर आएंगे तो फार्मा इंडस्ट्री नहीं चलती है। तो फार्मा कंपनियों में भी आप पिछले कुछ समय के अंदर लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो एक मेजर मार्केट साइडवेज चली गई है, वहां पर कुछ बदलाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक पॉकेट जो इस डील के नाते थोड़े डर रहे हैं, वहां पर अब आप एक ठीक ठाक सा मुनाफा वसूली देख रहे हैं। एज ए ट्रेडर अगले 2-3 दिन 4 दिन इन सभी सेक्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भरा रहेगा, क्योंकि वहां पर जो है मंदी की स्थिति दिख रही है, वहां पर कुछ रिकवरी नहीं हो रही है। इवन आईटी में उम्मीद ये थी कि कुछ रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी नहीं हो रही है और आईटी स्टॉक्स भी कुछ खासा नहीं चल रहे हैं। इवन एचसीएल टेक की बात करिए, परसिस्टेंट हो गया आपका। जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, आज रिजल्ट भी आए हैं टीसीएस के, कोई खासा रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं और उम्मीद के हिसाब की चीज़ें आई हैं, लेकिन फिर भी मार्जिन में भी थोड़ा दबाव दिखा है। तो कुछ बदला नहीं है और ना ही उन्होंने फोरकास्ट कोई बहुत अच्छा कर दिया है जिसके नाते बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ती हो। तो ऐसा भी नहीं कुछ टीसीएस ने रिजल्ट दिया। तो न सिर्फ रिजल्ट के हिसाब से भी देखिए तो अभी निराशा शुरू हो चुकी है, रिजल्ट खराब आने शुरू हुए हैं, साथ में पहले से ही डील को लेकर प्रॉब्लम है और कई सारी जो ग्लोबल स्थिति बन रही है, जो डोमेस्टिक स्थिति बन रही है, वो बाजार
बाजारों को लेकर के उतना उत्साहजनक नहीं है, और इसीलिए बाजार अब पिछले 9 दिनों के कंसोलिडेशन या यूं कहिए 9 दिनों का एक बैंड अगर बाजार बना रही थी तो उस बैंड के आज लोअर सिरे पर क्लोज कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है बाजारों को लेकर के। आप 25,355 पे क्लोज किए हैं, 25,355 से नीचे अब 25,200 के घर खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस कहीं 25,800 पे आ रहा था अब वो घट करके 25,700 पे ही आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा आप और डीप मारते हैं तो वो 25,650 पर ही आ जाएगा। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, अगर कल बाजार आपकी 25,300 के नीचे जाती है तो 25,200 और 25,100 के लेवल के लिए बाजार तैयार होती दिखेगी, और वो जोन आ सकते हैं मार्केट में अगले 1-2 दिन के अंदर अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन किए तो बाजार साइडवेज थी, साइडवेज से अब थोड़ा बेरिश होने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है अगले कुछ दिनों के लिए। प्रॉब्लम्स ग्लोबल डील को लेकर के ही है, वो डील हो जाए फिर बाजार एक तरफ सोचने लगेगी कि रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आएंगे तो फिर बाजार ऊपर की तरफ जा भी सकती है, लेकिन अभी वो अगले 1-2 दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसी कुछ स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। अगर आप FII DI के नंबर देखिए वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, वो एकदम से साइडवेज चला गया है। कुछ एक स्टॉक जैसे रियल्टी है वहां पे थोड़ी तेजी रही है आज, लेकिन कुछ खासा नहीं हुआ। PSU बैंक्स, IT, मिड कैप सब में गिरावट हुई है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करिए तकरीबन 1400 कंपनियों ने गिरावट दिखाई है और 1072 कंपनियों में तेजी है। इंडेक्स में मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी सब गिरे हैं। बैंक निफ्टी ने कल को जो बैंक निफ्टी का लेवल है करीब 57,400 का रेंज था, आज उसके नीचे आप क्लोज कर गए, आप 56,956 पे क्लोज किए हैं, यानी आपने 57,000 के लेवल ब्रेक कर दिए। अब नए टारगेट जो बनते हैं वो 56,500 के बनते हैं, और अगर उसको भी नीचे जाते हैं तो 56,200 के टारगेट बनेंगे, और ऊपर के साइड में अब 57,500 आपका बैंक निफ्टी का एक बेहद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल खड़ा हो गया है। तो नीचे 800 पॉइंट के दायरे खुल रहे हैं अब यहाँ पे, और ऊपर जो है करीब 500 पॉइंट पर आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर आपको जाने में तकलीफ लगेगी। और जिस तरह से ग्लोबल बातें हो रही हैं, जिस तरह से दुनिया भर में टैक्स को लेकर के वापस से प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह से डर का माहौल वापस से जन्म ले रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बाजारों में जल्दी ही तेजी देखें। हो सकता है मार्केट साइडवेज अभी और लंबे समय के लिए चली जाए और वापस से 25,000 25,800 की जो बहुत पुरानी रेंज थी वापस से उसमें हम कहीं फंस जाएं। क्योंकि जो साल है अभी तक करीब 7 महीने होने को आए हैं, जुलाई का महीना चल ही रहा है, 6 महीने का जो एवरेज है बाजारों का वो 24,500 पे आता है, 24,550 के रेंज में पहुंचा है। अगर मार्केट वापस से उसी तरफ गिरेगी यानी उसी तरफ जाएगी तो वो अपने रेंज के पास फिर पहुंच करके वहीं ठंडी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मार्केट का जो स्थिति है वो साइडवेज लगता है। पूरे साल के हिसाब से भी बाजार साइडवेज जाती दिख रही है, पूरे 6 महीने के हिसाब से भी जाती हुई दिख रही है, और अब इस महीने के हिसाब से भी जाती हुई दिख रही है। यद्यपि भारत में मानसून में जनरली मार्केट ठीक परफॉर्म करती है, बट चूंकि ग्लोबल स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है इस समय, तो बाजारों की स्थिति थोड़ी सी खराब आपको जाहिर सी बात है दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग FII DI का बात करें, FII DI के नंबर अगर आपको ध्यान लगाओ तो लग रहा है कि खत्म सा हो गए हैं। FIIs के नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ 27 जून से FIIs ने जैसे बाजार में काम करना ही बंद कर दिया है। मात्र 1,397 करोड़ 27 जून, 26 जून क्योंकि एक्सपायरी का समय है तो उसको भूल जाते हैं। 27 जून यानी जहां से ये जुलाई का एक्सपायरी शुरू हुआ है, आप मतलब 1400 करोड़ रुपए की बाइंग की गई। उसके बाद 30 जून को करीब 800 करोड़ की माइनस किया गया, मतलब 800 करोड़ की सेलिंग की गई, फिर करीब 1900 करोड़ की सेलिंग की गई, फिर 1500 करोड़, 1400 करोड़, 700 करोड़। 4 जुलाई को 700 करोड़, 7 जुलाई को 321 करोड़, 8 जुलाई को मात्र 26 करोड़ और 9 जुलाई को मात्र 77 करोड़। ये नंबर हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, ऑप्शंस में पहली मार्केट मानी जाती है। उस मार्केट में ये FII के नंबर है कि हम 26 करोड़, 75 करोड़ और 300 करोड़ पे धंधा हो रहा है। 3,500-4 हजार करोड़ का एवरेज इनका आता है दिन का। वो इसलिए कम लेवल पे चले गए हैं कि नंबर्स तो कुछ जन्म ही नहीं ले रहे हैं। वहीं पर अगर आप DIIs का तरफ ही देखिए तो DIIs भी कोई बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर आप 26 तारीख से देखिए 195 करोड़, 27 तारीख को है 588 करोड़, इसके बाद 3,477 करोड़, फिर 771 करोड़, फिर 3,000 करोड़, फिर 1,300 करोड़, फिर 1,000 करोड़, फिर 1,800 करोड़, फिर 1,300 करोड़ और कल 920 करोड़। तो यहाँ पर नहीं है कि DIIs बहुत ज्यादा ही कुछ करने के मोड में। हो सकता है DIIs बाई कर लें तो मार्केट ऊपर चली जाए, बट वो भी नहीं हो रही है। DIIs सिर्फ और सिर्फ FIIs को मैच कर रहे हैं और बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ज्यादा DIIs भी कुछ करते दिख नहीं रहे, और चूंकि वो कोई कुछ करता दिख नहीं रहा है
है, इसलिए मार्केट में जो जो मार्केट में यूं कहिए जो स्टिल्ड है वो धीरे धीरे करके ड्रैग करता दिख रहा है, और इसीलिए स्टॉक्स में आपने गिरावट देख रहे हैं और पोर्टफोलियोज इसीलिए धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि मार्केट जब भी जाएगी ऊपर तो वो नए पैसे से जाती है, हमेशा नया पैसा आपको चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए थे, आपने शेयर खरीद लिया, तो अभी खरीदने के लिए नया पैसा चाहिए ना, किसी और ने शेयर खरीदा तभी वो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, कोई 2,000 डालेगा तो ही पैसा जाएगा। लेकिन जब निकालने की स्थिति होती है तो नए पैसे की जरूरत नहीं होती है। हमेशा जो मंदी होती है वो 4x पर होती है, 4 गुना स्पीड से मंदी होती है, 1 गुना स्पीड से तेजी होती है, मतलब तेजी की अपेक्षा 4 गुना स्पीड होता है मंदी का। अगर मार्केट साइडवेज भी चली जाए तो भी स्टॉक्स में मंदी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है, किसी भी स्टॉक में जो प्रॉफिट है या जो डर है कि नहीं अब बाजार गिर जाएगी, तो वो निकालने आ जाएगा। कोई प्रॉफिट में वो निकालने आ जाएगा, कोई डरा हुआ है कि नहीं नहीं अब तो बाजार चल गई, अब नहीं चल रही है, तो वो निकालने आ जाएगा, किसी को जरूरत है तो वो निकालने आ जाएगा। और जो लोग ब्याज पे पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो होता है इंस्टीट्यूट का वो ब्याज पे पैसा लगता है, तो वो निकालने आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको बाजारों में गिरावट की जो पहलू होते हैं वो 4 गुना ज्यादा स्पीड से बनते हैं। तो अगर इसीलिए आप दूसरे जैसे ही बाजार साइडवेज होती है, मार्केट वापस इसमें स्टॉक्स में आपको गिरावट दिखने लग जाती है, और वही चीज आपको दिख रही है कि बाजारों में गिरावट आपको इस समय दिखाई पड़ रही है। और ये गिरावट ऐसे नहीं खत्म होगी, ये गिरावट के लिए आपको हमेशा जरूरत होगा नया पैसे की, यानी पैसा कहीं से आए। अब कल बात उठी कि जो है जिस तरह से बात की गई कि रिटेल पब्लिक को बहुत लॉस हो रहा है, रिटेल पब्लिक को बहुत लॉस हो रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है, ये भी समझना चाहिए कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डेटा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करने की बात है, बट अगर माना जाए, जैसे चूंकि डेटा जारी हुए कि $12 बिलियन के आसपास जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों को लॉस हुआ। $12 बिलियन का FY25 में आपको लॉस हुआ है, $12 बिलियन का, जिसमें से जो सरकार को STT मिली है वो $6 बिलियन की है। यानी अगर सरकार सिर्फ STT हटा दे तो 50% जो रिटेल पब्लिक है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर प्रॉफिट बनाने की इतनी इच्छा है कि रिटेल पब्लिक प्रॉफिटेबल हो जाए तो सरकार STT को हटाना चाहिए। कारण अब ये यहाँ पर ये भी है कि सैद्धांतिक रूप से जब STT लाया गया था तो ये कहा गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और ये सब नहीं रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना ही और वो बढ़ भी गया। आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो भी बढ़ गया, और प्रॉफिट हो या लॉस दोनों पर ही आपको STT देना है। मतलब प्रॉफिट कर रहे हो तो भी STT देना है, लॉस कर रहे हैं तो भी STT देना। और STT के नाते अगर आप कभी भी अपना ब्रोकरेज जाके चेक करिए तो STT में जो आज ब्रोकर जो पैसा लेता है उससे ज्यादा हम STT पे कर रहे हैं, सभी लोग पे कर रहे हैं। आप अपना अगर उसको जाके चेक करेंगे तो वो नंबर काफी बड़ा आएगा। तो अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट बनाना है एक रिटेल पब्लिक को तो ये यहाँ से भी किया जा सकता है कि ये रिबेट मिल जाए, इसमें STT हटाया जाए अगले बजट में और लोगों को काफी बड़ा बेनिफिट बन जाएगा। मार्केट इसी एक बात से ही खुश होकर के काफी ऊपर चली जाएगी, और उससे जो है जो बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो सरकार का बढ़ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी सरकार का बढ़ जाएगा अगर इतना ही कर दिया जाए। तो करने के लिए बहुत कुछ है जिससे आम लोगों को मदद की जा सकती है। आम लोगों को मदद करने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े फैसले करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े छोटे बड़े ही फैसले कर दिए जाएं तो आम लोगों को काफी बड़ा मदद मिल सकती है। जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से टैक्सेशन है, भयंकर टैक्सेशन है, 50% से ज़्यादा टैक्सेशन वहाँ पे लग जाता है। वहाँ टैक्स कम कर देंगे तो पब्लिक को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, पब्लिक कंजम्पशन बढ़ाएगी, कंजम्पशन बढ़ाएगी तो उससे फिर बाकी कंपनियाँ चलने लग जाती हैं। तो अब सोचिए कि हम कितना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर, और उसके नाते भी अगर वो कम किया जाए ना ही कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जितने भी टैक्स पेयर हैं, और जो सिर्फ अगर आप किसी भी चीज़ पे टैक्स घटाएंगे, अगर डायरेक्ट टैक्स घट रहा है, जैसे इनकम टैक्स की बात की जाती है कि इनकम टैक्स घटाया गया, इनकम टैक्स में जो रिवेट मिला है उससे स्टॉक मार्केट वालों को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी कमाई पे तो वो लगना ही लगना है। सैलरी वालों को फायदा हो रहा है, लेकिन सैलरी वाले हैं कितने? अगर आप देखिए तो जो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट होता है वो 2% पब्लिक को मिलता है, 3% पब्लिक को मिलता है, जो कि 1% से ज्यादा पब्लिक तो है ही नहीं इस देश में जो टैक्स पे कर रही है। तो अगर टोटल ही रिवेट का कुछ लाभ मिल गया तो 2-2.5-3% पब्लिक को मिलता है। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया जाए, जैसे पेट्रोल के ऊपर लगा हुआ टैक्स कम किया जाए, तो उससे तो पूरी 100% जनता को फायदा मिलता है, और वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को कहीं अधिक बढ़ा देगा। तो मुद्दा ये भी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं और किस रास्ते से करना चाह रहे हैं। तो रास्तों को अलग किया करके भी बहुत कुछ बदला जा सकता है और वो चीजें हो सकती हैं। खैर ये बात मुद्दा थोड़ा अलग हो गया। मेरा मुद्दा ये था कि बाजार में डर क्यों पैदा हो रहा है, और बाजारों में डर इन चीजों को लेकर पैदा हुआ है कि कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। मैंने ये जो बात डायरेक्ट टैक्स वाली कही वो इसलिए क्योंकि कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। अगर आप डेटा देख रहे हैं, FMCG कंपनियां लगातार कह रही हैं कि हमारे पास कंजम्पशन नहीं आ रहा है, अर्बन डिमांड नहीं आ रही है, रूरल डिमांड भी थोड़ी मोड़ी जन्म ली है, बट वो नहीं दिख रही है कोई बड़े पैमाने पर। TCS का डेटा
भारत के ऊपर नहीं फोकस करता, वो अमेरिका के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जब भारत में एफएमसीजी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, वो बताने लगेंगे कि हमारी डिमांड नहीं आ रही है। ट्रेंट ने क्या कहा? ट्रेंट ने यही कहा कि हम 35% से अब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम 25% से ग्रोथ करेंगे। क्यों भाई? 10% का ग्रोथ कमी क्यों हो गया? क्या ट्रेंट के कपड़े लोगों को पसंद नहीं आते हैं या वो पहनना नहीं चाहते हैं? लेकिन वो नहीं ग्रोथ हो पा रही है क्योंकि डिमांड नहीं रह गई है, सेचुरेट होने लग रहा है मामला। आप पेंट कंपनियों को देखिए, कौन सी पेंट कंपनी है जिसने अपना फोरकास्ट बढ़ाया हो? भले ही नई कंपनी आई है जेएसडब्ल्यू पेंट, उनका फोरकास्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि उनके पास बेस बहुत छोटा है, छोटे बेस पे हैं, तो वो अपना धंधा बड़ा कर लेंगे। लेकिन क्या एशियन पेंट बढ़ा पा रही है? नहीं बढ़ा पा रही। क्या बर्जर बढ़ा पा रही है? नेरोलैक बढ़ा पा रही है? इंडिगो बढ़ा पा रही है? नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो जो कहीं का भी डिमांड है उसमें एक अच्छी खासी कमी दिख रही है पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब अगर आप कभी भी रिफाइंड ऑयल खरीदते हो, आप जरा देखिए पिछले 2 महीने के अंदर जो पैकेजिंग हुई है, वहां पर अब आप 1 लीटर रिफाइंड ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। अब वहां पे लीटर में 800, 750 ग्राम या लीटर अलग अलग पैकेजिंग है, डिफरेंट डिफरेंट है। बहुत लोग लीटर और ग्राम के नंबर को चेक करेंगे, चेक करिएगा। लीटर में भी अब नंबर्स नीचे के आ गए हैं, यानी आपको पैसा उतने देना है लेकिन अब आपको मिलेगा कितना? 845 ml, 840 ml, 750 ml की बोतल्स आ रही हैं अब जो रिफाइंड की। और मैं सभी बड़ी कंपनियों के रिफाइंड ऑयल की बात कर रहा हूँ। आप अगर खरीद रहे हैं पिछले 2 महीने के अंदर, आप उनके नंबर चेक करिए। अब वहां पे आपको 1 लीटर रिफाइंड ऑयल नहीं मिल रहा है या 947 ग्राम रिफाइंड ऑयल नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है कितना? 750, 850 की रेंज आ चुकी है। जो ज्यादा पाम ऑयल डाल रहे हैं वो थोड़ा सस्ता बेच करके थोड़ा ज्यादा नंबर दे रहे हैं, जो कम पाम ऑयल डाल रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा ले रहे हैं। रेट अलग चीज है, बट ग्राम घटे हैं। तो बहुत सारी जगह दिख रही है कि महंगाई तो बढ़ रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है। और चूंकि डिमांड नहीं बढ़ रही है, लेकिन कंपनियों का जो मार्जिन है उसको बनाए रखने के लिए फिर सेम रेट पर प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दिया जा रहा है या क्वालिटी इंफीरियर कर दी जा रही है, और उससे लो क्वालिटी माल आ जाएगा। जब लो क्वालिटी माल आएगा तो फिर वापस से जनता को ही नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें घूमी हुई हैं। जनता को पैसे की जरूरत है, पैसा उसको मिलना चाहिए। अगर वो रहेगा तो प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट बनेगा तो फिर सबका प्रॉफिट बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो किसी का फायदा नहीं बन रहा। और मार्केट बहुत सारी चीजों को लेकर के अब सच में इस समय थोड़ा साइडवेज जा रही है, डर रही है, थोड़ा प्रॉब्लम में फील कर रही है। और वो सभी पहलू जब थोड़ा सा सही होंगे, रिजल्ट अगर सही आने लगेंगे तो मार्केट में मूवमेंट आएगा। अगर ग्लोबल ट्रेड डील हो जाती है, अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है, अच्छी डील हो जाती है, तो आपको तेजी दिखेगी। थोड़ी सी चीजें नॉर्मल हो जाएं, बारिश कम हो जाएंगे तो पुल गिरना बंद हो जाएगा, तो थोड़ा इंफ्रा को ठीक लगेगा, आईटी को थोड़ा ठीक लगेगा जब अमेरिका से डील हो जाएगा। फार्मा के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो जाएगा जब डील फील होगा। साथ में जो एग्री के ऊपर अभी भी डर तो लगा ही रहा है कि एग्री के ऊपर किस तरह की डील होगी। सरकार भले कह रही है कि हम एग्रीकल्चर को डील से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ये तो सब सूत्रों के हवाले वाली खबरें हैं जो अलग अलग मीडिया चैनल पे आती हैं और फिर वो गायब भी हो जाती हैं। तो कितना उनके ऊपर भरोसा करें, और इसीलिए बाजार थोड़ा साइडवेज जाती हुई दिख रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति दिख रही है अगले 1-2 दिनों के लिए, हो सकता है कुछ और भी हो। अगर आप एक निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप छोटे टाइम के काम कर रहे हैं, अगले 1 से 2 दिन देख रहे हैं, तो मैंने आपको लेवल जो बताए हैं 25,100 की तरफ आती हुई बाजार लगती है, यानी कुछ 250 पॉइंट अभी थोड़ा बाजार के लिए और खराब रह सकते हैं। टिल्ड नीचे का हो रहा है, और जो 25,800 की रेंज ऊपर टफ बनी हुई थी वो नीचे आ रही है, और वो 25,650 की रेंज अब आती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगले 2 दिनों में मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की लेवल भी मैंने आपके सामने बताए थे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।